मन में देश के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और आज के हालात के प्रति गंभीरता ना होती तो सारी सीटों पे प्रत्याशी था। तो ये सब लोग रोते फिरते चंद्रशेखर ने हमें हरा दिए, चंद्रशेखर ने हरा दिए। तो इसलिए इनको मौका दिया कि चलो आप लोग मिलकर हराओ भाजपा को, आप हरा के दिखाओ। आप भरोसा करो, अभी भी जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। जहाँ जिसका फ़ोन आता है कि मेरी मदद कीजिए, उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन सच ये है, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई संघर्ष करने वाला आदमी आगे बढ़ जाए। जब वैचारिक आंदोलन मजबूत होता है तो उसकी काट भी वैचारिक होती है। कमंडल की काट मंडल ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इनको बहुत दिन बाद समझ आया, हमें बहुत दिन पहले से समझ आया। हम तो इस 85 और 15 की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मौका डुमरियागंज को मिला है, पिछड़े वर्ग को मिला है। और कपिल वस्तु जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, यहीं पैदा हुए चौधरी अमर सिंह हमारे प्रत्याशी। बुद्ध उसी कुल से थे जिस कुल से हम लोग जन्मे। सम्राट अशोक, यहाँ का जो दलित समाज है वो तो मन बना चुका है कि वो केतली को वोट दें। और प्रशासन की गाड़ियाँ जिस दिन पहले दिन आए उसी दिन से हमारी गाड़ियाँ बंद करवानी शुरू करा दी। ये बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट इसलिए कि उनको पता है कि पिछड़ा वर्ग का वोट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ जा रहा है। जिस तरह से नगीना में उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, उसी तरह से वो यहाँ भी मेरी हिम्मत बढ़ा के चौधरी अमर सिंह को जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं कोई अगर बाहर का आदमी आके और जिनका 15% वोट है वो जीत के चला जाएगा तो कल को हमें कोई टिकट ही नहीं देगा, ये बात भी उनके मन में वो कर रही है। तो बिना जातिगत जनगणना कराए और बिना आरक्षण की सीमा बढ़ाए, जब तक आप ये नहीं सुनिश्चित नहीं करोगे तो आप हिस्सेदारी कैसे दे दोगे? जब हमारा आदमी कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो पॉलिसी कैसे बनाएगा? पॉलिसी नहीं बनाएगा तो बदलाव कैसे होगा? मेरे खून का कतरा और मेरी हड्डियाँ भी इस बहुजन समाज के काम आई, क्योंकि इतने लोग तैयार करके जाऊँगा तो मेरे जाने के बाद भी आंदोलन को रुकने नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनावी यात्रा के क्रम में इस समय मैं डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के कपिल वस्तु में हूं। यहां मेरी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद जी से हुई। नगीना में चुनाव लड़ने के बाद यहां पर दमखम दिखा रहे हैं आप, लगातार 3-4 दिन से लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर कितना चुनाव आपको पॉजिटिव नज़र आता है? देखिए, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव से और अब तक मैं 4-5 बार यहाँ आ चुका हूँ। और यहाँ पे हम वही चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में, जिससे कोई नुकसान भी ना हो। तो यहाँ हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी बहुत मजबूत है। और जब नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव हुआ तो यहीं इस क्षेत्र में जब हम लड़े तो किसी सीट पे हमें 5000, किसी सीट पे 6800, कई जगह तो ऐसी थे जहाँ समाजवादी, कांग्रेस और बसपा की जमानतें जब्त हुई हमारे सामने। तो बहुत अच्छा वोट हमें यहाँ मिला और डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला हुआ, क्योंकि यहाँ जो हमारी लीडरशिप है, जिले की हो, चाहे मंडल की हो, चाहे विधानसभा की हो, वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। और एक बहुजन भाईचारा यहाँ है। और यहाँ पिछड़े वर्गों के में एक टीस है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी, लोकतंत्र आने के इतने समय बाद भी एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यहाँ से संसद में नहीं गया। एक टीस पूरे पिछड़े वर्ग में, पाल में, प्रजापति में, कश्यप में, सैनी में, मौर्य में, साक्य में, कुशवाहा में, यादव में, कुर्मी में, तमाम जातियों में टीस है कि एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति और किसी पार्टी ने उनको मौका भी नहीं दिया। ये भी एक बड़ी गजब की बात है कि यहाँ जहाँ डुमरियागंज में हम यहाँ 3 बार से बस्ती के एक व्यक्ति MP है। अब जिस आदमी ने यहाँ के हालात नहीं देखे, यहाँ की सड़कें नहीं देखी, यहाँ की नालियाँ नहीं देखी, यहाँ के जो है गलियों के हालात नहीं देखे, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं देखी, यहाँ बेरोजगारी का आलम नहीं देखा, बाढ़ से यहाँ लोगों को परेशान होते नहीं देखा, अग्नि से जो है खेतों को जलते नहीं देखा, उसको क्या पता यहाँ क्या समस्या है? ये तो बुद्ध की धरती है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ चौधरी अमर सिंह का और हमारी जिला कमेटी का और हमारी प्रदेश कमेटी, जिन्होंने यहाँ चुनाव लड़कर मुझे अवसर दिया कि बुद्ध की इस धरती पर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लगातार 2-3 दिन से आप इस क्षेत्र में हैं, क्या वजह लगती है कि लोग आपको वोट देंगे? क्योंकि जो बात आप कहते हैं, संविधान की बात, दलित पिछड़ों की बात, कमोबेश वही बात इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस भी उसी तरह की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वजह है? आपके प्रत्याशी में क्या खासियत है या आपके पार्टी में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है कि लोग उनको छोड़ करके आपकी तरफ आएंगे? देखो, वो तो कहते हैं, हम तो इसी पॉलिसी पे लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। और मैं आज बड़े समाज को चिंतन करना चाहिए कि जो बात 38-40 साल पहले माननीय काशीराम साहब कह रहे थे, और तब ये दल उनका मजाक उड़ा रहे थे। तब ये कहते थे कि ये काशीराम आ गया है और दलित पिछड़ों की बात कर रहा है, आदिवासियों की हिस्सेदारी की बात कर रहा है, ये 85% बहुजन समाज की बात कर रहा है। आज देखिए,
उसी प्लेटफार्म पे बहुत दिनों तक ये भाजपा के पिच पे खेलता रहा विपक्ष। फिर हमने कई बार इनको समझा वीडियो के माध्यम से अपनी बातें रख के कि भाई बीजेपी के पिच पे जाओगे तो पिट के आओगे, तो अपनी पिच पे आओ। आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, हिस्सेदारी और दलित पिछड़े आदिवासियों की, मुसलमानों की, जो अलग अन्य धार्मिक उनकी बात करो, उनकी हिस्सेदारी की बात करो, उनके अधिकारों की बात करो, शिक्षा की मुद्दों की बात करो, रोजगार की। आज देखो उसी पे आना पड़ा, नहीं आना पड़ा। जब आप 40 साल पहले काशीराम साहब की मजाक बना रहे थे, आज आपको पता लगा कि जब वैचारिक आंदोलन मजबूत होता है तो उसकी काट भी वैचारिक होती है। कमंडल की काट मंडल ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इनको बहुत दिन बाद समझ आया, हमें बहुत दिन पहले से समझ। हम तो इस 85 और 15 की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं कि बहुजन भाईचारा बनेगा तभी ये लोग सत्ता से जाएंगे, और जब पावर ऑफ की हमारे हाथ में आएगी तभी हम लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए लोग हमें वोट दें। आप तो देखो नगीना में, तो देखो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 5 बार गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वहीं गए सभा करने धामपुर में। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी 2 बार गए ये कहने की कि कुछ भी हो जाए चंद्रशेखर को हराओ। और बसपा की पूर्व जो मुख्यमंत्री हमारी बड़ी नेता हैं, आज भी हम तो नेता ही मानते हैं, वो खुद कह के स्पेशली अपने भाषण में कहा कि नगीना के लोगों एक भी वोट किसी दूसरी पार्टी को, प्रत्याशी को मत देना। और तमाम और नए नए जो योद्धा मैदान में कूदे थे कि भाई हम भी कुछ करके दिखाएंगे, उन्होंने भी आगे कहा। लेकिन जनता ने क्या कहा? जनता को तो पता था कि यही आदमी है जो लड़ सकता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण मौका डुमरियागंज को मिला है, पिछड़े वर्ग को मिला है। वो अपने बीच के व्यक्ति को आप महसूस करो। मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं। आज मुझे ब्राह्मण समाज के लोग मिले। मैं जब सिद्धार्थ नगर में नौगढ़ में जनसंपर्क में था तो मेरे पास आए, फोटो खिंचवाया। तो हमने पूछा कि बताओ क्या है, तो अपने मुँह से कहे कि हम ब्राह्मण समाज से हैं। तो हमने कहा बताओ, तो कहे हम तंग हो गए हैं, बाहर के लोगों से 15 साल हो गए, ये कभी चुनाव के बाद आके नहीं देखते, तो हम अपने बीच के प्रत्याशी को, आपके प्रत्याशी को वोट करेंगे। यानी कि ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, चल नहीं रहा, लोगों के दिलों में है। आप समझो मेरी बात को। जब हम नगीना लड़ रहे तो भी एक मुद्दा आता था कि भाई यहाँ जो बनता आता नहीं। लेकिन हम चुनाव के खत्म होने के बाद 4-5 बार चले गए तो उन्होंने कहा यार ये आदमी तो अभी रिजल्ट भी नहीं है, अभी से आ रहा है। तो उनके मन में हमने विश्वास पैदा किया कि ये आदमी हमें छोड़ के नहीं जाएगा। और मैं, वो तो यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए। और कपिल वस्तु जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, यहीं पैदा हुए चौधरी अमर सिंह हमारे प्रत्याशी। और एक मजबूत व्यक्तित्व और वैचारिक व्यक्तित्व। आज के समय में अगर कोई मंच से खड़ा हो कहता है कि हम 85% लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये कोई छोटी बड़ी बात है क्या? 15% वोटों को नकार के, और जिनके दावे में कि क्या सच्चाई है कि यहाँ 6 लाख वोट पिछड़ों का है, और वो टिकट किनको देते हैं, ये किससे छिपा हुआ थोड़ा ही है। उनको ये तो एक सबसे बड़ा नीज भाई अपमान किया सिद्धार्थनगर के लोगों का, इंडिया अलायंस ने भी और एनडीए अलायंस ने भी। वो क्या कि दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी, एक ने बस्ती का दिया, एक ने गोरखपुर का दिया। तो जनता में ये मतलब इसका एक संदेश है। हम तो मतलब वैचारिक लोग हैं कि इसका मतलब वो भी मानते हैं कि डुमरियागंज के लोगों में काबिलियत नहीं है कि वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ सके, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ये एक तमाचा है पूरे डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर जिले को। और आप देखो उनके 15-15 साल में, पहले वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर वो भाजपा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, अभी भी ये अति पिछड़े जिले में आता है। और इसके पीछे मैं यहाँ के कारण समझाऊं कि ये बुद्ध की धरती है और एक वैचारिक आंदोलन जो लंबे समय से बुद्ध को लेकर चल रहा है। वो चाहते हैं कि बुद्ध की धरती को जब जाके लोग देखें तो उनको ये समझ आए कि ये पिछड़े क्षेत्र की धरती है। और एक झूठ भी है जो बुद्ध को कहा गया कि वो ये बुद्ध, यहाँ के पता लगा कि बुद्ध शाक्य वंश के थे। बुद्ध उसी कुल से थे जिस कुल से हम लोग जन्मे, सम्राट अशोक। और जो जिस वंश में हम लोग काम कर रहे हैं, यही इसी वंश के, यहाँ के मूल निवासी वंश के ही थे वो। तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ काम करते हुए। और एक अच्छी चीज़ यहाँ की, बाढ़ से बहुत परेशानी होती है, तो आप कम से कम 4-5 किलोमीटर तक का भी देख सकते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बुद्ध की धरती है। बड़े शर्म के साथ मैं कह रहा हूँ कि रात को 5 बजे के बाद जब आप निकलते हो तो आपको बहनें माँ सड़क पर खड़ी मिलती है, अच्छा, पानी की बोतल हाथ में लेके। तो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं, इतना बुरे हाल है यहाँ। आपने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया यहाँ पे, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है, कोई रणनीति है ये? नहीं, वो जात के आधार पर पिछड़ा है, हिस्सेदारी का मामला है। डीडीए पीडीए नहीं है, बहुजन है। और उससे भी बड़ी बात कि वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। यहाँ का मैंने मौर्य समाज के लोगों से बात की, यादव समाज के लोगों से बात की, यहाँ के मैंने चौधरी समाज के लोगों से बात की, यहाँ के मैंने दलित समाज के सभी जाति के लोगों को बात की, अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया, उनसे वार्ता की। सब लोग चाहते हैं, उनको लगता है कि जब उनके बीच का व्यक्ति जाएगा तो पार्लियामेंट में बात नहीं। आप भी जानते हैं कि व्हीप जारी होता है, पार्टी गाइडलाइन होती है, आप किसी पार्टी चले जाओ, अगर आपको अवसर नहीं मिलेगा, आप बोल ही नहीं सकते हैं। तो 15 साल में 15 क्वेश्चन नहीं सुनेंगे लोगों ने यहाँ के डुमरियागंज के। तो
मैंने जब सब लोगों से बात की, अधिकारी कर्मचारियों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के चेयरमैन से, यहाँ के पूर्व चेयरमैन से, यहाँ के जिला पंचायत के लोगों से, यहाँ के प्रधानों से, तो सबके मन में ये विश्वास है कि अगर कोई यहाँ से संघर्षशील विचारधारा के आधारित व्यक्ति जाएगा तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। अच्छा, बीएसपी ने यहाँ मुस्लिम समाज से प्रत्याशी उतारा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम वोटर यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, वो आपको वोट क्यों देंगे? अब आप ये इस बात को और गंभीरता से समझो कि उन्होंने जो पहला प्रत्याशी उतारा उसको वापस लिया, और बीएसपी के बारे में जो चर्चाएं आम हैं वो भी जनता से छिपी भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जब बीएसपी ने ऊपर से टिकट जो है हवाई टिकट दिया, तो यहाँ के बीएसपी के वर्करों ने उसका जूतों की माला पहना के स्वागत किया। इसका मतलब बीएसपी के वर्कर नहीं चाहते, वो भी चाहते थे कि यहाँ के व्यक्ति को मौका मिले। जिस दिन ये सब चीजें हुई तो इससे बुरा क्या होगा कि वहीं दलित समाज के लोगों पर बीएसपी के बड़े नेताओं ने आके मुकदमे दर्ज करा दिए। आज वो लोग मुझसे मिले सुबह, मन में आंखों में आंसू लिए और मुझसे कह रहे थे कि भैया हम क्या करें। तो आप महसूस करो, यहाँ का जो दलित समाज है वो तो मन बना चुका है कि वो केतली को वोट करेगा, और क्योंकि भारत में जाति है, जाति के आधार पे जिस समाज से हमारे प्रत्याशी थे उनका समाज भी पूर्ण रूप से मन बना रहा है। पिछड़ा वर्ग भी, पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, वो भी मन बना रहा है। कुर्मी मन बना रहा है कि हमें, यादव भी, कि हमें जो है चौधरी अमर सिंह को ताकत देनी है, जिससे कि हमारे लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी बनी रहे। अगर बाहर का आदमी आके और जिनका 15% वोट है वो जीत के चला जाएगा तो कल को हमें कोई टिकट ही नहीं देगा। ये बात भी उनके मन में वो कर रही है। जो बीजेपी में लोग हैं, जो समाजवादी में लोग हैं, उनके मन में भी पीड़ा है कि भाई हमें मौका नहीं मिलता है। वो भी अंदर अंदर कह रहे हैं कि इनको बाहरी वालों को हराएंगे तभी सबक मिलेगा इन लोगों को। लेकिन इस बार मुकाबला तगड़ा इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो सामने इंडिया गठबंधन है, जैसे बीजेपी के खिलाफ तो बहुत सारे बातें हैं, वो तमाम सारी चीज़ें मन से बोलना शुरू कर दी है। नौकरी की बात उनने करना शुरू कर दी, जातिवार जनगणना की बात करना शुरू कर दी, हिस्सेदारी देने की बात ये भाषणों में आ गई है। तो अब चुनौती तो बढ़ गई है। समाज बेवकूफ़ थोड़ा, वो भी जानता है भाषण में ही। अच्छा, एक बात सुनो, मैंने कुछ नेताओं के मुँह सुना कि हम अगस्त में सरकार बनते, अगस्त में 30 लाख नौकरियाँ देंगे। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं, मंच से मैंने लखनऊ के भाषण सुने कि 90% लोगों को उनकी हिस्सेदारी देनी है, तो बिना जातिगत जनगणना कराए और बिना आरक्षण की सीमा बढ़ाए, यानी कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की व्यवस्था, और दलित आदिवासी समाज की गिनती करा के उनके आरक्षण की व्यवस्था, जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करोगे तो आप हिस्सेदारी कैसे दे दोगे? आज तो आप देख लो, जो नौकरी आ रही है, कौन लोग भर्ती हो रहे हैं, सरकार के चहेते लोग भर्ती हो, तो आप क्या बदलाव कर दोगे? तो क्या तो आपका ये वाली बात झूठ है कि हम 90% लोगों को हिस्सेदारी देंगे, या फिर ये वाली झूठ है कि हम जो है बिना जातिगत जनगणना कराए और बिना आरक्षण को बढ़ाए जो है इन वर्गों को हिस्सेदारी दे सकते हैं? तो अब जो सिखा रहा है वो शायद सही तरह नहीं सिखा रहा है। मेरा जैसा आदमी अगर बताता तो बुनियादी बात बताता कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक साधन संसाधन की जानकारी नहीं आएगी, जब तक जो है सही संख्या का अनुपात बाहर नहीं आएगा, और फिर संख्या के अनुपात पे आपका आरक्षण नहीं बढ़ेगा, तब तक नौकरी अगर आप देते हैं तो आप कहीं ना कहीं इन वर्गों के साथ धोखा करते हैं। तो फिर तो वही क्लास 4 का आरक्षण पूरा हो जाएगा मुश्किल से, क्लास 3 का आ जाएगा, लेकिन क्लास 2 और 1 में तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर कुर्सियों पे वही लोग बैठ रहेंगे जो लोग इस सत्ता में बैठ के साथ हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो फिर शोषण कैसे बदलेगा? जब हमारा आदमी कुर्सी पे नहीं बैठेगा तो पॉलिसी कैसे बनाएगा? पॉलिसी नहीं बनाएगा तो बदलाव कैसे होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात है वो भाषण में बोलने लगे, मैं तो चाहता हूँ कि अगर उनको अवसर मिले वो करें। इसलिए तो हमने उनको खुली छूट दी है। हम ज़्यादा प्रत्याशी लड़ाए नहीं, ज़्यादा प्रत्याशी लड़ाए तो रोने लग जाते। एक पोस्ट डालते हैं तो उनका IT सेल आ जाता है, कहने लगे अरे भैया हरा देंगे, भाजपा को जिता देंगे, करने लग जाएंगे। भाई तुमसे हमने कहा था कि मिलकर लड़ लेते हैं, तब तो आपने कहा कि हम एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे। तो चल, वो मैंने तो इस बात को भुला दिया। सामने एक PDA है, तो P से तो आपने कैंडिडेट दे दिया, D को आप मैनेज कर रहे हैं। नहीं, D तो हमारा है। D तो हमारा है, P भी हमारा, D भी हमारा। अच्छा। और A का क्या? A नहीं, A अब वो A में कंफ्यूज है कि उनका A क्या है। कभी वो A को अगड़ा कह देते हैं, कभी अल्पसंख्यक कह देते हैं, लेकिन 20% मुस्लिम वोट को अल्पसंख्यक कह के काम नहीं चलेगा। मैं अगर सच बताऊं तो अगर आप संख्या के आधार पर देखो तो उनका भी अधिकार बैठता था कि उनको टिकट मिले, लेकिन अगर मैं दूसरा मुस्लिम प्रत्याशी देता तो ये होता कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं। इसलिए हमने राजनीतिक समीकरण के आधार पे कि पिछड़े वर्ग का वोट 6 लाख क्रॉस कर रहा है और दलित वर्ग का वोट 3.5 लाख क्रॉस कर रहा है, तो 9.5 लाख वोट ये है। और जब ये इकट्ठा होगा तो मुस्लिम भाई भी इनको वोट करेंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी रहती है भाजपा को हराओ, भाजपा, जबकि बहुत अब तो जागरूक हो गए हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये भी रहेगी। तो भी चौधरी अमर सिंह ही भाजपा को हरा रहे हैं, वरना तो आप बताओ, पिछली बार भी यहीं थे, अलायंस भी था,
तो क्यों नहीं हरा पाए भाजपा को? उससे पिछली बार भी यही थे 14 में, क्यों नहीं हरा पाए भाजपा को? तो भाजपा को ये लोग नहीं हरा सकते किसी कीमत पर नहीं। जब तक पिछड़ा वर्ग आंख बंद करके भाजपा का वोटर बन रहेगा, हरा ही नहीं सकते। तो जब पिछड़ा वर्ग आएगा, हमने पिछड़े को नेतृत्व दिया है, और हम चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के रूप में, पिछड़े वर्ग के रूप में, बहुजन समाज के रूप में उनकी बाजू बन के गली गली घूम घूम के प्रचार कर रहे। रात हम 3:30 बजे आए, और प्रशासन की गाड़ियां जिस दिन हम पहले दिन आए उसी दिन से हमारी गाड़ियां बंद करवानी शुरू करा दी। ये बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट इसलिए कि उनको पता है कि पिछड़ा वर्ग का वोट जो है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ जा रहा है। प्रशासन का खेल मतलब शुरू हो गया। ये पहले दिन से, जिस दिन हम आए उसी दिन हमारी गाड़ियां पकड़ी। तब हमने अधिकारियों से बात की कि कह दो कि हम यहीं से वापस लौट जाएं। भाई, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार भी आप छीन लोगे। जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, उनका नेता आएगा, तो वो गाँव से निकल के आएंगे, कहे साहब इतनी भीड़ लेके घूम रहे हो। तो हमने कहा कि लोगों पे पैसे में भीड़ नहीं आ रही, ये अपने आप चल के आ रहे, तो इससे भी तकलीफ है क्या? तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बुद्ध की धरती जिसने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, बंधुत्व का संदेश दिया, मैत्री का संदेश दिया, आज उस बुद्ध की धरती को जिस तरह से उसका अपमान किया जा रहा है, यहाँ का पिछड़ा वर्ग जो कि शासक वर्ग, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, कुर्मी, ये सब, और दलित समाज हमारा, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, वो जातियाँ जिनको अपमानित किया गया सदियों से, वो अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे, और एक एक वोट केतली को डालकर, जिस तरह से नगीना में उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, उसी तरह से वो यहाँ भी मेरी हिम्मत बढ़ा के चौधरी अमर सिंह को जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो विकल्प बनेगा तो वोट बंटवारा नहीं होगा। तो विकल्प बन रहा है, जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की। आज मैंने सुबह 2 विधानसभा की मीटिंग की, कल 3 विधानसभा की मीटिंग कार्यकर्ताओं की। 780 कार्यकर्ताओं ने आके संकल्प लिया कि वो 6 दिन बिना सोए और बिना भूख प्यास की परवाह करे, गांव-गांव जाके भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज के प्रत्याशी जिताने के लिए वोट करेंगे, अपील करेंगे। एक सवाल जो मुझसे लोग अमूमन पूछते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने नगीना में जाके काफ़ी रिपोर्टिंग की, तो मुझसे पूछते, नीरज भाई क्या हो रहा है उस सीट पे? तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या होगा 4 जून को उस सीट पे? इसके लिए मैं आपको, इसके लिए मेरे पास एक बेहतर उदाहरण है। हाँ, फिर उसके लिए आपको 10 सेकंड रुकना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज ये आई नगीना से जीतेंगे भाई नगीना से। अब आपसे कोई भी सवाल करे तो आप उनको ये गाना सुना देना। ये लिंक दे दीजिएगा, मैं हाँ, ये लिंक आप उसी में डाल देना। अभी हमसे नगीना के कुछ लोग यहाँ चुनाव लड़ाने आए, तो हमसे कहे कि कुछ भाजपा के लोग बोले कि अगर आप 50,000 वोट से जीत जाओगे तो हम आपको हरा देंगे। यहाँ वहाँ नगीना। अच्छा, नगीना में जी। तो हमसे बताते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो हमने कहा मुस्कुरा क्यों रहे? तो उन्होंने बताया कि हमने उनसे कहा अगर 2 वोट से जीत गए ना, तो हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है कि 2 वोट से जीत गया तो 2 वोट से ही रिजल्ट लेके आएगा, सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो मैंने कहा ये बात तो वो भी जानते हैं। आप ये समझो ना कितना उत्साह है, इतना उत्साह है कि परिणाम वाले दिन कम से कम 50,000 आदमी होगा वहाँ। हाँ बिल्कुल। पश्चिम में एक सीट पर ऐतिहासिक बनाने के बाद पूर्वांचल की एक सीट को ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं क्या? अगर मन में देश के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और आज के हालात के प्रति गंभीरता ना होती तो सारी सीटों पे प्रत्याशी लड़ा देता। तो ये सब लोग रोते फिरते कि चंद्रशेखर ने हमें हरा दिए, चंद्रशेखर हरा दिए। तो इसलिए इनको मौका दिया कि चलो आप लोग मिलके हराओ भाजपा को, आप हरा के दिखाओ। और आप भरोसा करो, अभी भी जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। जहाँ जिसका फ़ोन आता है कि मुझे मदद कीजिए, उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन सच ये है, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई संघर्ष करने वाला आदमी आगे बढ़ जाए, क्योंकि कल को इनको उनसे मुकाबला करना है। अभी तो साजिशों का दौर खड़ा होगा मेरे खिलाफ। 4 तारीख को भी 4 तारीख के इंतजार कर रहे हैं, जिनको अच्छी जानकारी नहीं है, दूर के जो लोग हैं, इंटेलिजेंस और सब चीज़ें खबर के बाद भी अगर 4 तारीख परिणाम मेरे पक्ष में आ गए तो देखना कितनी बड़ी बड़ी साजिशें होंगी। एक से एक बड़ी साजिश होगी, चरित्र पे साजिश होगी और तमाम तक साजिशें होंगी कि जिससे चंद्रशेखर के प्रति जो लोगों का लगाव विश्वास है कमज़ोर हो जाए। लेकिन जब मैं यहाँ आया ना नीरज भाई, आप भरोसा करो, मुझे रात किसने कहा, मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे थे, गाँव में था, तो उनसे कहा कि अम्मा आपसे मिलना चाहती, कहीं भैया से मिलने तभी खाना खाए। तो मैंने अभी तक उनके लिए कुछ किया नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। सोचो जिस दिन कुछ करूँगा तो मैं इनमें बस्तियों में मुझे वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं वो करके दिखाऊंगा जिसके लिए कुदरत ने मुझे ज़िंदगी दी, 3-3 बार मौत के करीब से निकाल के लाए। तो मैं तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, और मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन समाज के काम आएगा। मैं जब तक जीऊँगा तो भी संघर्ष करूँगा, और मरने के बाद भी
मेरे खून का कतरा और मेरी हड्डियां भी इस बहुजन समाज के काम आएंगी, क्योंकि इतने लोग तैयार करके जाऊंगा जो मेरे जाने के बाद भी इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे कि उनके ऊपर किसी तरह का आरोप न लगे। खुला मैदान छोड़ दिया है कि जितना लाभ उठा सकते हो, जितना इन लोगों को अपना बना सकते हो बना लो, लेकिन 2 सीटों पर पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं और पूरा यकीन है आपको कि 4 जून को परिणाम आपके पक्ष में होंगे, पश्चिम से भी और पूरब से। जनता के पक्ष में होंगे, जनता के पक्ष में होंगे। जिन लोगों को लंबे समय तक अवसर नहीं मिला उनको अवसर मिलेगा, नगीना में भी और यहाँ भी। आप ये कह सकते हैं, खैर मैं नहीं कह सकता, मैं फिर भी कहूंगा कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। हम 4 जून तक इंतजार करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन दोनों सीटों के अलावा अन्य जगह पर परिणाम क्या रहे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।